इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 11 अध्याय 7 बदलती हुई सांस्कृतिक परंपराएं भाग 5। इसमें हम कोपरनिकसिया क्रांति के बारे में पढ़ेंगे और वहां से शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो चलिए समय क्या बर्बाद करना, आरंभ करते हैं। तो ईसाइयों की यह धारणा थी कि मनुष्य पापी है। इस पर वैज्ञानिकों ने पूर्णतः अलग दृष्टिकोण से आपत्ति की। साला वो लोग अलग ही सोचते हैं, साइंटिस्ट अलग ही सोचते हैं। यूरोपीय वैज्ञानिक के क्षेत्र में एक युगांतरकारी परिवर्तन तब आया जब मार्टिन लूथर किंग भी उनको बोला जाता था, तो मार्टिन लूथर के समकालीन कोपरनिक्स जो 1473 से 1543 के बीच में हुआ था, तो कोपरनिक्स के काम से आया था। ईसाइयों का यह विश्वास था कि पृथ्वी पापों से भरी हुई है, केवल पापों से भरी हुई है, और पापों की अधिकता मतलब बहुत ज्यादा अधिकता के कारण वह स्थिर है। पाप इतना ज्यादा बढ़ गया है कि पाप खत्म होने का नाम नहीं लेता है। पृथ्वी मतलब ब्रह्मांड, तो पृथ्वी ब्रह्मांड के बीच में स्थित है, जिनके चारों ओर गोलीय गृह मतलब क्या समझते हो, ग्रह, यहाँ पर गृह तो लिखा है लेकिन इसको ग्रह पढ़ेंगे। ठीक है, ऐसे गृह भी ऐसा ही होता है। तो गृह के अंत में जो ह होता है ना, ह को थोड़ा वो संस्कृत में लिखना है तो बुंदा के रूप में लिखा जाता है। तो खगोलीय ग्रह वहां पर घूम रहे हैं, यहाँ पर इन लोगों का कहना है। आगे देखते हैं। कोपरनिकस ने यह घोषणा कर दी थी कि पृथ्वी समेत सारे ग्रह क्या है, सारे ग्रह सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। क्या करते हैं? सूर्य के चारों ओर घूमते हैं। कोपरनिक्स एक निष्ठावान ईसाई थे। क्या थे? एक निष्ठावान ईसाई थे। वह इस बात से भयभीत थे कि उनकी इस नई खोज से परंपरावादी जो भी ईसाई धर्म अधिकारियों में घोर प्रतिक्रिया उत्पन्न हो सकती है। यही कारण था कि वह अपनी पांडुलिपियां, उनकी जो पांडुलिपि थी, तो जो उनकी पांडुलिपि थी द डी रेवोल्यूशन बस परिक्रमा जो था ना, उसको प्रकाशित नहीं करना चाहते थे। द डी रिवोलाइजेशन बस जो था उसको इन्होंने प्रकाशित नहीं किया। जब वह अपनी मृत्यु शैया पर थे, मरने वाले थे, तब उन्होंने यह पांडुलिपियां अपने अनुयायी जोसिम रिक्टस किसी का नाम था, उनके चेले थे, उनके साथ काम करते थे। तो जोसिम रिक्टस को सौंप दी और उनके इन विचारों को ग्रहण करने में लोगों को थोड़ा समय लगा। काफी समय बाद, यानी आधी सदी मतलब करीबन 50 वर्षों के बाद उन्होंने क्या किया, 50 वर्ष उनको लग गया था। तो आधी शताब्दी से अधिक समय बीतने पर खगोल शास्त्रीय जोहानेस कैपलर किसी का नाम था, तो अलग खगोल शास्त्रीय थे। तो जोहानेस कैपलर 1571 से लेकर 1630 के बीच में था। तो उन्होंने गैलीलियो गैलीली जो था ना, वो मतलब पूरे ऊपर ब्रह्मांड के बारे में जानने का, तो ये भी साइंटिस्ट के रूप में सामने आए थे। तो गैलीलियो गैलीली, जिसका अंतराल था 1564 से लेकर 1642 के बीच में, तो उन्होंने अपने लेखों द्वारा स्वर्ग और पृथ्वी के अंतर को समाप्त कर दिया। स्वर्ग और पृथ्वी का जो अंतर था उसको खत्म कर दिया। और कैपलर ने अपने ग्रंथ कॉस्मोग्राफिकल मिस्ट्री, और क्या था, कॉस्मोग्राफिकल मिस्ट्री खगोलीय रहस्य को प्रकाशित किया और कोपरनिकस के सूर्य केंद्रित सौरमंडल सिद्धांत को लोकप्रिय बनाया, जिससे यह सिद्ध हुआ कि सारे ग्रह क्या कर रहे हैं, सूर्य के चारों ओर वृत्ताकार सर्कल के रूप में नहीं बल्कि दीर्घ वृत्ताकार अंडाकार रूप में परिक्रमा कर रहे हैं। पूरा गोल के इलाके में नहीं करते, पूरा गोल गोल थोड़े नाचते हैं, अंडाकार इलाके में वो लोग जाते हैं, आते हैं। और गैलीलियो ने अपने ग्रंथ द मोशन में गतिशील विश्व के सिद्धांतों की पुष्टि की यहाँ पर। और वैज्ञानिक के जगत में इस क्रांति ने न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांतों के साथ अपनी प्रकाष्ठा की ऊंचाई छू ली
और न्यूटन भी वहां पर गुरुत्वाकर्षण बल का सिद्धांत दे दिए थे। आगे देखते हैं ब्रह्मांड का अध्ययन क्या है। अब ब्रह्मांड का अध्ययन आप यहां से करो। हम भले किताब पर बैठे हो, किताब पढ़ रहे हो, मोबाइल का इस्तेमाल कर रहे हो, लेकिन अब ब्रह्मांड का भी इस्तेमाल कर लिया करो अपने फायदे के लिए। तो गैलीलियो ने एक बार टिप्पणी की कि बाइबल जिस स्वर्ग का मार्ग आलोकित करता है, बताता है कि स्वर्ग का मार्ग है, वह स्वर्ग किस प्रकार चलता है, उसके बारे में कुछ नहीं पता। और कुछ नहीं पता था कि स्वर्ग का ग्रह कौन सा होता है, स्वर्ग कितना ऊपर है। इन विचारकों ने हमें बताया कि ज्ञान विश्वास से हटकर अवलोकन एवं प्रयोग पर आधारित है। जैसे जैसे इन वैज्ञानिकों ने ज्ञान की खोज की, जैसे जैसे सब वैज्ञानिक मिलकर ज्ञान की खोज की, रास्ता दिखाया, वैसे वैसे भौतिक रसायन शास्त्र और जीव विज्ञान, मतलब तीन थे ना साइंस में, भौतिकी शास्त्र, रसायन शास्त्र और जीव विज्ञान के क्षेत्र में अनेक प्रयोग और अन्वेषण कार्य बहुत तेजी से पनपे और बहुत लोगों ने करने लगा। तो भौतिक शास्त्र बहुत तेजी से फैला, रसायन शास्त्र भी और जीव विज्ञान भी। इतिहासकारों ने मनुष्य और प्रकृति के ज्ञान के इस नए दृष्टिकोण को वैज्ञानिक क्रांति का नाम दिया था। किसका? वैज्ञानिक क्रांति का नाम दिया था। परिणाम स्वरूप यहाँ पर देखेंगे तो संदेशवादियों जो संदेश देते थे, तो संदेशवादियों और नास्तिक जो धर्म को नहीं मानते हैं, तो उनके मन में सारी सृष्टि की रचना के स्रोत के रूप में प्राकृतिक ईश्वर का स्थान लेने लगी। अब प्राकृतिक क्या थी? ईश्वर का स्थान प्राकृतिक लेने लगी थी उन लोगों के मन में, जो नास्तिक लोग थे। जो लोग मानते हैं ना, नदी नदी है, पहाड़ पहाड़ है, भैया हम लोग नदी को माता मानते हैं, पहाड़ को भैया मानते हैं, तो हमारे लिए वही है। तुम नास्तिक लोग हो, तुम पखंडी लोग हो, तुम जानो। यहाँ तक कि वे लोग जिन्होंने ईश्वर में अपने विश्वास को बरकरार रखा, वे भी एक दूरस्थ ईश्वर की बात करने लगे जो भौतिक दुनिया में जीवन को प्रत्यक्ष रूप से नियंत्रित नहीं करता है। इस प्रकार के विचारों को वैज्ञानिक सिद्धांतों के माध्यम से लोकप्रिय बनाया गया था, जिससे सार्वजनिक क्षेत्रों में एक नई वैज्ञानिक संस्कृति की स्थापना हुई थी। 1670 में बनी पेरिस अकादमी और 1662 में वास्तविक ज्ञान के प्रसार के लिए लंदन में गठित रॉयल सोसाइटी ने लोगों की जानकारी के लिए व्याख्यानों का आयोजन किया और सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए प्रयोग करवाया। और सार्वजनिक तौर पे सब किसी को बताने के लिए अलग अलग प्रकार के प्रयोग करवाए, अपने फंड से, अपना पैसा खर्च करके। अब यहाँ पर लास्ट टॉपिक शायद है, उसको देखते हैं। 14वीं सदी में क्या यूरोप में पुनर्जागरण हुआ था किसी का, पुनर्जन्म किसी का हुआ था? अब हम पुनर्जागरण की अवधारणा पर विचार करेंगे, पुनः विचार यहाँ पर करने को मिलेगा। क्या हम यह कह सकते हैं कि इस काल में अतीत से साफ विच्छेद हुआ यूनानी और रोमन परंपराओं से जुड़े विचारों का पुनर्जन्म हुआ? क्या इससे पहले का काल जो 12वीं और 13वीं शताब्दी का था, अंधकार का समय था? हाँ या ना, ये भी प्रश्न है। इंग्लैंड के पीटर बर्ग जैसे हाल ही के लेखकों का यह सुझाव है कि जो नए नए लेखक बने थे, उनका सुझाव था कि बर्कहार्ट की यह विचार जो था अति संयुक्तपूर्ण था, थोड़ा जरूरी भी था। और बर्कहार्ट इस काल और इससे पहले के कालों से फर्कों को कुछ बढ़ा चढ़ा कर यहाँ पर पेश कर रहे थे, मतलब एकदम बढ़ा चढ़ा काल्पनिक रूप से पेश कर रहे थे। ऐसा करने में उन्होंने पुनर्जागरण शब्द का इस्तेमाल किया, मतलब पुनर्जन्म शब्द का इस्तेमाल किया। इस शब्द में यह अंतर्निहित है कि ये जुड़ा हुआ है कि यूनानी और रोमन सभ्यताओं का 14वीं शताब्दी में पुनर्जन्म हुआ था। कुछ लोग थे जिनका पुनर्जन्म हुआ था, और समकालीन विद्वानों और कलाकारों में ईसाई विश्व दृष्टि की जगह पूर्व ईसाई विश्व दृष्टि का प्रसार होने लगा था, प्रचार प्रसार उस समय चालू हो गया था। और दोनों ही तर्क जो था अतिशयोक्तपूर्ण थे,
दोनों तर्क जो थे एकदम जरूरी माने जाते थे। और पिछले शताब्दियों के विद्वान जितने भी हुआ करते थे यूनानी और रोमन संस्कृतियों से परिचित थे, और लोगों के जीवन में धर्म का महत्वाकांक्षा महत्वपूर्ण संस्था था। वो क्या था? लोगों के जीवन में एक तरीके से जीवन में धर्म का महत्वपूर्ण संस्था बन चुका था। क्या चीज? रोमन संस्कृतियां। देखो भैया, कुछ ना कुछ तो बनेगा ना, धर्म को बनाए रखने के लिए है तो कुछ ना कुछ तो चाहिए ही। यह कहना कि पुनर्जन्म जो था, पुनर्जागरण गतिशील और करात्मक सृजनशीलता का काल था, ऐसा नहीं है। लेकिन यहाँ पर अलग अलग प्रकार से हर लोग अलग अलग बात कहते थे। और इसके विपरीत देखा जाए तो मध्यकाल जो था अंधकारमय काल था। क्यों? क्योंकि उसमें बहुत झगड़ा हुआ करते थे, जिसमें किसी प्रकार का विकास नहीं हुआ था, और उस इलाके में किसी भी प्रकार का विकास नहीं हुआ था। और जरूरी से यहाँ पर देखा जाए तो जरूरत से ज्यादा समकालीन है। इटली में पुनर्जन्म से जुड़े इटली में पुनर्जन्म से जुड़े अनेक तत्व 12वीं और 13वीं शताब्दी में पाए जा सकते हैं। और कुछ इतिहासकारों ने इसका उल्लेख किया कि 9वीं शताब्दी में फ्रांस में इसी प्रकार साहित्यक और कल्पनात्मक रचनाओं के विचार पनपे थे। भैया कुछ अलग तरीके से यहाँ पर समझ में आएगा। तो नए नए विचार यहाँ पर सामने रखा गया था साहित्य के तौर पर, कलात्मक रचनाओं के अनुसार। तो नए नए विचार यहाँ पर पनपाए गए थे, पनपे नहीं थे, पनपाए गए थे। यूरोप में इस समय आए सांस्कृतिक बदलाव, जो नया बदलाव आया था संस्कृति में, रोम और यूनान की क्लासिक सभ्यता का ही केवल हाथ नहीं था। रोमन संस्कृति के अनुसार देखा जाए तो पुरातात्विक और साहित्य पुनरुत्थान ने भी इस सभ्यता के प्रति बहुत अधिक प्रशंसा के भाव उभारे थे यहाँ पर। लेकिन एशिया में प्रौद्योगिकी और कार्यकुशलता यूनानी और रोमन लोगों की तुलना में देखा जाए तो काफी विकसित हुई थी। विश्व का बहुत बड़ा क्षेत्र का था, आपस में संबंध हो चुका था, ये सब मिल चुके थे। और नौ संचालन चालू हो गया था, नेविगेशन, नाव से व्यापार शुरू हो गया था। और नई तकनीकों, विषय 8 में हम पढ़ेंगे नई तकनीकों के बारे में। तो नए तकनीकों ने लोगों के लिए पहले की तुलना में दूर दराज के क्षेत्रों की जल यात्रा को संभव बना दिया था। लोग इसको आराम से अब इस इलाके से दूसरे इलाके में जा सकते थे। इस्लाम का विस्तार और मंगोल की विजयों ने एशिया एवं उत्तरी अफ्रीका को यूरोप के साथ राजनीतिक दृष्टि से ही नहीं बल्कि व्यापार और कार्यकुशलता के ज्ञान को सीखने के लिए क्या किया? आपस में जोड़ दिया। अलग अलग प्रकार के कुशलता, कार्यकुशलता, व्यापार और ज्ञान को सीखने के लिए आपस में एक देश को दूसरे देश से जोड़ दिया गया। यूरोप वासियों ने केवल यूनानियों और रोमन वासियों से ही सीखा, केवल इन्हीं से सीखा, बल्कि भारत, अरब, ईरान, मध्य एशिया और चीन से भी ज्ञान प्राप्त किया। इस सब इलाके से भी इन लोगों ने ज्ञान की प्राप्ति की। और बहुत लंबे समय तक इन ऋणों को स्वीकार नहीं किया, बहुत लंबे समय तक इन सभी बातों को नहीं माना गया। क्योंकि जब इस काल का इतिहास लिखने की प्रक्रिया शुरुआत हो गई, इस काल की प्रक्रिया का शुरुआत हुआ कि चलो भैया इसका इतिहास लिखते हैं, तो तब इतिहासकारों ने इसके यूरोप केंद्रित दृष्टिकोण से सामने रखा। तो यूरोप केंद्रित दृष्टिकोण से भारत, ईरान और अरब प्रदेश को सामने रखोगे तो भैया कहाँ से सही है? कहीं से सही नहीं है, चारों तरफ से गलत है। इसलिए बैठा नहीं, जमा नहीं। तो इस काल में जो महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए थे उनमें धीरे धीरे निजी और सार्वजनिक दो अलग अलग क्षेत्र बनने लगे थे। और जीवन के सार्वजनिक क्षेत्र का तात्पर्य सरकार के कार्यक्षेत्र और औपचारिक धर्म से संबंधित था। तो देखो यहाँ पर औपचारिक क्षेत्र हो गया व्यापार और धर्म, इसी की वजह से तो देश भी चलता था। और निजी क्षेत्र में परिवार और व्यक्ति का निजी धर्म था। और निजी क्षेत्र में जाओगे तो हर परिवार का अपना अलग अलग निजी धर्म था, उनका निजी व्यक्तित्व भी था। तो ये ऐसा माना जाता था। भैया भारत में ऐसा बात है कि हर इलाके में इनकी कुल देवी अलग अलग होती थी। व्यक्ति की दो भूमिकाएं होती थी, निजी और सार्वजनिक। वह न केवल 3 वर्गों मतलब थर्ड ऑर्डर से है
किसी एक वर्ग का सदस्य ही नहीं था, बल्कि अपने आप में एक स्वतंत्र व्यक्ति था। कौन? थर्ड वर्ग का जो लोग थे, तीसरे वर्ग मध्यकाल वर्ग के लोग, ये क्या थे? ये किसी से भी सहमत नहीं थे, एक स्वतंत्र व्यक्ति हुआ करते थे। एक कलाकार किसी संघ या गिल्ड, एक कलाकार किसी संघ या गिल्ड मतलब किसी संगठन का सदस्य मात्र ही नहीं होता था, बल्कि वह अपने हुनर के लिए भी जाना जाता था। जितना हुनर होता था तो हुनर के अनुसार वो अपने नाम से भी जाना जाता था। ये नाम का व्यक्ति इतना अच्छा काम करता है। 18वीं शताब्दियों में देखा जाए तो व्यक्ति की इस पहचान को राजनीतिक रूप में, व्यक्ति की इस राजनीतिक रूप में अभिव्यक्त किया गया था। यहाँ पर समझो, फिर से बताता हूँ। 18वीं सदी में व्यक्ति की इस पहचान को क्या मतलब, वो उसका हुनर, तो उसके हुनर के पहचान को राजनीतिक रूप में अभिव्यक्त किया गया, और इस विश्वास के साथ कि प्रत्येक व्यक्ति के एक सामान्य राजनीतिक अधिकार हैं, मतलब हर व्यक्ति के एक जैसा ही राजनीतिक अधिकार होता है। तो इस काल की एक अन्य महत्वपूर्ण विशेषता यह थी कि भाषा के आधार पर यूरोप के विभिन्न क्षेत्रों ने अपनी पहचान बनानी शुरू कर दी थी। पहले के तौर पर देखेंगे तो आंशिक रूप से रोमन साम्राज्य द्वारा और बाद में लातीनी भाषा और ईसाई धर्म द्वारा जुड़ा यूरोप अब अलग अलग राज्यों में बंटने लगा था। जो यूरोप सब धर्मों से जुड़ा हुआ था, अब ये अलग अलग बंटने लगा, और इन राज्यों के आंतरिक जुड़ाव का कारण सामान्य भाषा का होना था। और ये लोग क्या किए थे? अलग अलग राज्य में बंट गए, लेकिन ये जुड़ाव क्यों था? तो इन राज्यों के आंतरिक जुड़ाव का कारण एक ही था कि सामान्य भाषा का होना। लेकिन बाद में भाषा बदल गया तो भैया सब चीज बदल जाता है, इसलिए यह भी लोग बदल गए। संक्षेप में उत्तर दीजिए, यहाँ पर छोटे में देना है। 14वीं और 15वीं शताब्दी में यूनानी और रोमन संस्कृतियों के किन तथ्यों को पुनर्जीवन किया गया था, आपको सबसे पहली और दूसरी भाग में पढ़ने को मिलेगा। और इस काल के इटली की वास्तुकला और इस्लामी वास्तुकला की विशेषताओं की तुलना कीजिए। अब देखो, इतिहास में यही होता है कि चैप्टर से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, अब उसके पीछे से भी क्वेश्चन को उठाकर यहाँ पर पूछ दिए जाते हैं, क्योंकि एक दूसरे से सब चैप्टर यहाँ पर जुड़े हुए हैं, मिले हुए हैं। यहाँ पर आगे देखो, संक्षेप में निबंध लिखना है कि मानवतावादी विचारों के क्या अभिलक्षण थे। मानवतावादी विचार होता क्या था, लोग सोचता क्या था इसके बारे में। तो ऊपर आप एक पैरा देखोगे, एक मनुष्य बताता है, एक राइटर बताता है, एक लेखक बताता है कि ये मेरा विचार है कि मैं ये बोल सकता हूँ। तो उनके विचार को भी आप यहाँ पर लिख सकते हो निबंध के रूप में, लेकिन अपना नाम देकर लिखना, उसका नाम देकर मत लिख देना, नहीं तो गलत हो जाएगा। यहाँ पर आपका ये अध्याय खत्म होता है। अगला अध्याय पढ़ेंगे संस्कृतियों का टकराव। इसमें संस्कृति का टकराव कैसे हो रहा है, किन किन धर्मों का टकराव हुआ, इसके बारे में हमें जानने को मौका मिलेगा। आपको कुछ भी दिक्कत है, डाउट है, बेझिझक हमें कमेंट करके बता सकते हैं। कुछ सलाह देना चाहते हैं, कुछ और भी बताना चाहते हैं, कुछ और चाहिए आपको, तो आप बेझिझक हमें कमेंट कर सकते हैं। इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।